ओके क्लास कम ऑन। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर, हमारे सीए फाउंडेशन कोर्स का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का आज हमारा ये पहला सेशन है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 क्यों लाया गया। बेसिकली इसका 2013 लाने का क्या कारण था। देखिए, पहले कंपनीज एक्ट 2000, अभी अभी आपने देखा कंपनीज एक्ट 2013 है ना। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 भी हुआ करता था। आखिर ऐसा गवर्नमेंट ने क्या सोचा, आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा क्या सोच लिया कि उसके बाद उनको ऐसा लगा कि क्यों ना हमको ये कंपनीज एक्ट 2013 लाया जाए या कोई नई चीज लाया जाए। कंपनी गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों सोचा, क्या सोचा, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपनी की डेफिनेशंस क्या होती है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी का। आज का मेन हमारा पर्पस रहेगा ये तीन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से करके जाना। ठीक है, फिर जहां जहां जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। पहली बात मैं आपको बता दूं कि कंपनीज एक्ट 2013 का, कंपनीज एक्ट 2013 का जो फाउंडेशन में करिकुलम है ना, वो बहुत ही छोटा सा है। जो सिलेबस है ना, बहुत ही छोटा है। आपने 11th-12th में आपके एसपीओसी में या बिजनेस स्टडीज में, अगर सीबीएसई वाले होंगे तो आप लोगों ने जो कंपनी के बारे में पढ़ा है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, कंपनी के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इक्विटी शेयर क्या है, वो सब चीजों का वो एज इट इज यहाँ पे मतलब बेसिक नॉलेज आपको दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 का। इसकी जो मेन एप्लीकेबिलिटी है, इसके जो एक्चुअल प्रोविजंस है, या जैसी भी जो जो मेन जो सेक्शंस है ना, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, और बचे वाले सेक्शंस आपको पढ़ने पड़ते हैं फाइनल लेवल पे। ये आपको एक छोटा सा बस वो बताना चाहते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 करके भी कोई चीज है, और उसके बारे में आप लोग ध्यान दे करके। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं तो हमारे कंपनीज एक्ट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शंस हैं एंड 7 शेड्यूल्स है। क्या बोला मैंने? 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स, जिनको मतलब किसको 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स को डिवाइड किया गया है 29 चैप्टर्स में। डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स? 29 चैप्टर्स। ठीक है, पहले मैं अगर आपको एक बात बताऊं ना, तो पहले का जो कंपनीज एक्ट 1950, देखिए मैं यहां पे डिवीजन लिख देता हूं। हाँ, ये अरे रे 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 रे, हाँ देखिए, ये 2013 है और ये 1956 है। अगर मैं बात करूं सेक्शंस की, अगर मैं जहां पे बात कर रहा हूं सेक्शंस की, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2013 में टोटल कितने 470 सेक्शंस है। वही आपको एक बात बताऊं मैं, 1956 में कंपनीज एक्ट 1956 में, अगर मैं एक मिनट रुको, अपन है ना इसको अच्छे तरीके से बनाते हैं थोड़ा, है ना। ये लोग आप लोग अपने नोटबुक में आपको कॉपी करना है। देखो, जितनी भी मैं चीजें हो सके, देखिए मैं जो भी आपको चीजें बताता रहूं ना, तो आप एक तो यहाँ पे ही नोटबुक के साइड में, मतलब देखिए जो आपको जो बुक मिली है, जो मैंने आपको ये नोट्स दिया हो ना, आप उसको ये यहाँ पे ही आप लोग लिख सकते हो, या आपने जो नोटबुक बनाया, मैंने आपको 200 पेजेस की नोटबुक बनाने बोला था ना, आप उसमें बनाओगे। लेकिन चार्ट बुक में आप तभी बनाओगे जब मैं आपसे कहूंगा, आप तभी चार्ट बुक में बनाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। कंपनीज एक्ट 2013 हुआ, 1956 हुआ। सबसे पहला आता है सेक्शन, ये देखो ऐसा। ठीक है, सबसे पहला आता है सेक्शन। आपको पता है 2013 में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कितने सेक्शंस है? 470 सेक्शन है। वही आपको एक बात बताऊं, 1956 में टोटल 658 सेक्शंस है। कितने? टोटल 658 सेक्शंस। यहां पे मैं बात करूंगा शेड्यूल की। अब जब मैं शेड्यूल की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा पहले 15 शेड्यूल हुआ करते थे, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में आपको पता है टोटल कितने शेड्यूल? 7 शेड्यूल्स है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने चैप्टर्स में वहां पे डिवीजन, और वहां पे बहुत सारे रूल्स हुआ करते थे। रूल्स, यहाँ पे फ्यू रूल्स है, यहाँ पे फ्यू रूल्स है, और यहाँ पे मोर रूल्स। आपको एक बात बताऊं क्या, देखिए सेक्शन को जब अमेंड करना पड़ता है ना, तो आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है।
लेकिन जब किसी रूल को अमेंड करना पड़ता है तो कुछ नहीं करना पड़ता, आपको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और अपने आप वो रूल अमेंड हो जाता है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली मैं क्या बोल रहा हूं, कंपैरेटिवली यहाँ पे कंपैरेटिवली क्या बोल रहा हूं मैं, कंपैरेटिवली रूल्स को अमेंड करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू सेक्शन। ठीक है, शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल आपने पढ़ा है ना यार, आपने 11th-12th में पढ़ा है, आपको कंपनी अकाउंट्स था ना। शेड्यूल 3 होता है जो अपने को बताता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के बारे में। बस वैसे बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं जो फॉर्मेट के बारे में बताता है। आपको वो सब चीजें ध्यान में रखना है कि वो फॉर्मेट्स क्या, जैसे शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट, वैसे होते हैं शेड्यूल। वो शेड्यूल 3 हुआ, ऐसे शेड्यूल 1 होगा, शेड्यूल 2 होगा, ऐसे बहुत सारे शेड्यूल्स होंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर क्या जरूरत आ पड़ी थी, आखिर कंपनीज 2013 का मकसद क्या था लाने का। देखिए द कंपनीज एक्ट 2000, और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो चीज मैं हाईलाइट यहाँ पे कर रहा हूं और जिस भी कलर से कर रहा हूं आपको उसी कलर से करना है। ठीक है, मैं पेन भी वही इस्तेमाल करूंगा जो 4 कलर मैंने आपको बोला था, जो 4 कलर के मार्केट में अवेलेबल है, और हाईलाइट भी मैं उसी से करूंगा जिससे आप भी कर पाओगे आसानी से। आपको हाईलाइटर्स अपने पास में रखना, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। मैं अगर यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा हूं तो आप लोग भी हाईलाइट नहीं करोगे, पहले ही बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए The Companies Act 2013 aims to improve corporate governance, simplify regulations, strengthen the interest of minority investors, and for the first time legislates the role of whistleblowers. ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, यहां पे इसको मार्क कीजिए, ये है ना पर्पस है। बुक को इस तरह मार्क करो कि आपको ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम पढ़ना है, इसके बाद ये बुक को हमको इस बुक से पढ़ना नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए इसको फुल यूटिलाइज करो, जो जो चीजें मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है, पूरा हर चीज जो मतलब आपको नहीं समझे उसके बाजू में लिख के रख दो। देखो ये हुआ पर्पस। अब मैं यहाँ आपको जो चीज समझेंगी जो है विसल ब्लोअर्स। अब विसल ब्लोअर्स होता क्या है आपको मैं बताता हूँ, विसल ब्लोअर का मतलब क्या है। विसल ब्लोअर मतलब क्या, जैसे देखिए एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं आईजी लिमिटेड। ठीक है, आईजी लिमिटेड में क्या होता है, आईजी लिमिटेड में एक फ्रॉड इनकर होता है। अब वो जो फ्रॉड इनकर हुआ ना, उसको पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय है, वो उसको जानता है कि हाँ ये आईजी लिमिटेड में ये पर्टिकुलर लेवल पे फ्रॉड हुआ है, और वो है ना हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन को बताना चाहता है उस चीज को, और वो हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन को जाके बता देता है। बता दिया मतलब क्या, उसने क्या किया, विसल ब्लो किया, उसने क्या किया, विसल ब्लो किया। ऐसे सिचुएशन में उनको बोलते हैं हम लोग विसल ब्लोअर्स। तो कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे जो विसल ब्लोअर्स होते हैं ना, उनको भी सेफ्टी देने का वादा करता है, बोलता है कि आपको किस तरीके से ऐसे जो विसल ब्लोअर्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको उनके जो पर्टिकुलर मैं बोलूं तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को किस हिसाब से आपको क्या रखना है, आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को किस हिसाब से प्रोटेक्ट करना है उनके। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन खत्म। देखिए हमने अभी तक क्या देखा, कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शन है, टोटल 470 सेक्शन है, उसमें कितने शेड्यूल्स है, 7 शेड्यूल्स है, कितना 470 सेक्शंस, कितने 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स डिवाइडेड इन 29 चैप्टर्स। उसके बाद हमने क्या देखा, पर्पस देखा। पर्पस देखा मतलब क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंक्रीज करना, रेगुलेशंस का सिंप्लीफाई करना, और विसल ब्लोअर्स को देखना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों को देखना, इनका ये मेन पर्पस है। अब वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये जो हमारा जो हमने इंट्रोडक्शन किया ना वो इतना इंपॉर्टेंट, जहां जहां इंपॉर्टेंट चीज आएगा मैं आपको बताते रहूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है करके। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी। मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का। क्या कंपनीज एक्ट 2013 का मतलब बेसिकली कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ एप्लीकेबल होता है और क्या क्या होता है, ये अब हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए सेक्शन, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन 220। आपको मैं एक बात बता दूं, कंपनीज एक्ट में जितने भी सेक्शन 2 से चालू होने वाले, क्या बोला मैंने, कंपनीज एक्ट में जितने भी सेक्शन 2 से चालू होने वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर चीज की डेफिनेशन बताते हैं। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे देखो सेक्शन 221 बोला मतलब वो कोई पर्टिकुलर चीज की डेफिनेशन, जहां जहां सेक्शन 2 आ रहा है ना वहां पे कुछ ना कुछ डेफिनेशन आ रहा है। उसी प्रकार सेक्शन 220 डिफाइन करता है कंपनी को, डिफाइन करता है कंपनी को किस में बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, अ कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या बोला मैंने, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब क्या,
मतलब क्या, कंपनी इनकॉर्पोरेट 1956 क्या, नहीं 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 नहीं, ये कौन सा है, 2013। देखो आपको ध्यान रखना है भैया, मैं आपको घुमाऊंगा और आप घूमना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। चलिए, कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब कौन सा, 2013 के पहले वाला, 2013 के पहले वाला मतलब 1956 वाला, और उसके पहले भी जो जो होंगे वो वाले कंपनीज एक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हुआ, जैसे देखो, अब एक आपने देखा होगा ना, अगर कोई पर्टिकुलर बंदा अगर ज्ञान बांटता है ना, कोई बंदा सपोज बहुत होशियार है, वो कोई ज्ञान बांटता है, तो चार लोग उसको देख के अपने अपने ज्ञान बांटने आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से अब बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बताए वेरियस डेफिनेशंस ऑफ कंपनी। कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन अपन ने देख ली, कंपनी एक्ट की डेफिनेशन क्या थी अपन ने बताया ना अभी मैंने आपको, ये है एक्ट की डेफिनेशन। अब ये जो है ना, अब प्रोफेसर हैने आते हैं। प्रोफेसर हैने की डेफिनेशन बहुत ही तगड़ी डेफिनेशन है। तगड़ी डेफिनेशन मतलब क्या, देखिए, अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज आर्टिफिशियल person created by law having separate entity with a perpetual succession and common seal। अब ये जो डेफिनेशन है ना, जब हम लोग फीचर्स देख लेंगे, जब हम फीचर्स ऑफ कंपनी देख लेंगे ना, उसके बाद हम लोग ये डेफिनेशन को फिर से विजिट करेंगे। और ये जो चीफ जस्टिस मार्शल की डेफिनेशन है, उसमें देखो क्या बोला है यहाँ पे, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बीइंग इनविजिबल इनटेंजिबल। क्या बोला है यहाँ पे, कंपनी इज आर्टिफिशियल बीइंग इनविजिबल इनटेंजिबल एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, being a mere creation of law it possess only those properties with its charter। ये जो भी डेफिनेशन है, मैं आपको एक बात बताऊं क्या, देखिए ये जितनी भी डेफिनेशंस है ना, जब तक हम लोग कंपनी की खूबियां नहीं जानेंगे तब तक आपको डेफिनेशन इतने अच्छे से समझ में नहीं आने वाली है। तो इट्स बेटर कि हम लोग पहले खूबियां जानते हैं कंपनी की, और उसके बाद हम लोग आके फिर से इस डेफिनेशन को विजिट करेंगे, ठीक है। चलिए, इसको मैं अभी के लिए पेंडिंग रख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पक्के से बताने वाला हूँ ये चीज कब, फीचर्स ऑफ कंपनी जैसे ही खत्म हुआ मैं आपको तुरंत आके बताने वाला हूँ। चलिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट सेक्शन 1 होता है, लिख के रख दो वहां पे, सेक्शन 1। किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 बताता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट कहाँ का एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो एक बात माइंड में बैठा लो, सेक्शन 1 क्या बोलता है कि द कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। क्या बोला मैंने, देखो सब लोग मेरे साथ लिखेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए और क्या लिखा है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर, और किसको किसको एप्लीकेबिलिटी होती है ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ, या इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कंपनीज एंगेज्ड इन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीज, अदर कंपनीज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट की कौन सी कंपनीज होती है, जैसे LIC हो गया, ये स्पेशल एक्ट से गवर्न हुई वाली कंपनीज रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद such body corporate which are incorporated by any act for the time being in force and as well as central government में notify। बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से देंगी वो चीजें। देखो सबसे पहले चलिए मैं आपको रिवाइज कराता हूँ क्या क्या हमने देखा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दैट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट मतलब ये किस किस को एप्लीकेबल होगा, कंपनी जिन कंपनीज, ऐसी सारी कंपनीज जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है इस एक्ट में या प्रीवियस कंपनी लॉ में। दूसरा हमने देखा इंश्योरेंस कंपनी देखा, तीसरा हमने क्या देखा, बैंकिंग, मेरे तरफ देख के बोलो, दूसरा हमने क्या देखा, इंश्योरेंस देखा। इंश्योरेंस कंपनी मतलब कौन सी हो गई, अपनी LIC होगी, JSC, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ऐसी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जैसी बहुत सारी इंश्योरेंस, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है ना सबके लिए, ठीक है। तीसरा बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज मतलब कैसे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, अलाहाबाद बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये सारी कंपनीज है, ठीक है। तो इनके लिए भी कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। देन कंपनीज एंगेज्ड इन द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंपनीज एंगेज्ड इन सप्लाई एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रिक कंपनीज, महावितरण करके जो कंपनी है उसको अप्लाई हो जाएगा।
उसके बाद स्पेशल एक्ट कंपनी जैसे LIC मैंने बोला, और आखिरी में मैं क्या बोला, कोई भी ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित की गई कंपनी जो उन्होंने नोटिफिकेशन से बोला कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ना इनको एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे जनरली कोई डिफेंस कंपनी वगैरह होती है ना, जो डिफेंस के लिए इनकी बेसिकली अलग से कंपनी का नाम क्या है, OFAJ करके एक ऐसी कंपनी का कुछ तो भी बनता है उनका, तो उनके हिसाब से उनको अगर एप्लीकेबल कराना है कि नहीं कराना है ये कंपनी के हाथ में रहेगा। अब एक बात ध्यान देना, देखो ये जो तीन है, तीन कौन से ध्यान दो, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज और इलेक्ट्रिक कंपनीज। ये क्या होता है, इनके जो इनके है ना रिस्पेक्टिव एक्ट्स भी है, क्या बोल रहा हूं मैं, इनके खुद के एक्ट है, जैसे IRDA एक्ट हो गया इंश्योरेंस के लिए या इंश्योरेंस एक्ट हो गया, वैसे ही बैंकिंग में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी के कंपनीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 हुआ। तो ये तीनों कंपनीज के लिए अब क्या होता है, उनका खुद का भी एक्ट है, यहाँ पे कंपनीज एक्ट भी है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं कंपनी हूं और मेरे पे दो दो एक्ट लग रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है ऐसा, आपको ऐसा लगता नहीं क्या, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा आखिर मैं फॉलो किसको करूं। तो गवर्नमेंट बोलती है एक काम कर, रुक जाओ मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। अगर आपको दो से ज्यादा, अगर मैं क्या बोला आपको, एक या एक से ज्यादा जब आपको लॉ एप्लीकेबल हो, दो या दो से ज्यादा जब आपके ऊपर लग रहे हैं ना ऐसे, कौन से केस में, इंश्योरेंस के कंपनी के केस में, बैंकिंग के केस में और इलेक्ट्रिसिटी। आपको एक अच्छा सा एग्जांपल लेके बता देता हूं मैं, ठीक है, चलिए अच्छा सा एग्जांपल बता रहा हूं, बिल्कुल आपको लिख के रखना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ चलो देखो, हम बात करेंगे SBI की, ठीक है, SBI की हम लोग बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, SBI को कंपनीज एक्ट भी लगा दिया और कौन सा अपना बैंकिंग जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो भी लगा दिया 1949 का, और ये 2013 का। अब देखो, अब आप ही सोचो, ये SBI कंपनी है, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, इनको हॉरिजॉन्टल टाइप की आपको बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे आपके ये अपना क्या बोलते तो शेयर कैपिटल और वो सब चीजें रहेंगी, देन यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स वगैरह वो सब चीजें रहेंगी, ठीक है। वही आपको बैंकिंग रेगुलेशन क्या बोलता है कि आपको ऐसा बनाना है, यहाँ पे आपके अपने क्या बोलते हैं एसेट रह गए, ये इल्यूजनरी एग्जांपल पहले बता रहा हूँ, आपको कंसेप्ट समझ लेना है इसको। आप मेरे को मैसेज मत करना सर ऐसा बोलता है क्या कि नहीं बोलता है क्या, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे लायबिलिटी, अब देखो क्या होता है, अब ऑब्वियस सी बात है SBI के ऊपर तो आपको लगता नहीं कि अब SBI के ऊपर कितनी दिक्कत होगी। SBI का चेयरमैन ऐसा सर पकड़ के बैठा है, SBI का चेयरमैन बोल रहा है ये सब क्या हो गया भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया यार कि मेरे पे दो रेगुलेशंस लगा दिए, मेरे मैं क्या चोर दिखता हूँ क्या तुमको, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मुझे बताओ मैं ऐसा घपला क्यों करूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं घपला करूंगा तो मैं क्यों करूंगा यार, आप ही बताओ मेरे को, है ना, नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे MCA क्या बोलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है, एक काम करो, देखो अगर आप बैंकिंग कंपनी हो या आप इंश्योरेंस कंपनी हो और या आप कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, ये तीन कंपनी अगर आप होते हो, और ये तीन कंपनी के केस में क्या होता है, आपका जो रेगुलेशन है, आपका जो एक्ट है और हमारा जो कंपनीज एक्ट में अगर कोई घमासान युद्ध हो जाता है या अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका एक्ट प्रिवेल करेगा। क्यों, क्योंकि वो एक्ट हमने स्पेशली आपके लिए लाया है, ठीक है, वो एक्ट हमने स्पेशली आपके लिए लाया है, तो ऐसे सिचुएशन में वो रिस्पेक्टिव एक्ट क्या करेगा, प्रिवेल करेगा, ठीक है। होप सो आपको समझ गया होगा, ठीक है। चलिए अभी तक हमने क्या क्या देखा, मैं आपको शॉर्ट में फिर से रिवाइज करा, देखो ऐसी मल्टीपल रिवीजन हम लोग करते रहेंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा, मैं बता रहा हूँ आपके लिए, एकदम अच्छे मार्क्स लाना है हमको, 60 में से कम 50 मार्क्स हमको लाना है, देख लेना, और इंग्लिश में तो आप फोड़ ही दोगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला हमने क्या देखा, टोटल 470 सेक्शन होते हैं एंड 7 शेड्यूल्स होते हैं जिनको 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, एप्लीकेबिलिटी ऑफ किन किन चीजों पे होती है, एप्लीकेबिलिटी किस पे होती है, सबसे पहला कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा बैंकिंग, चौथा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। वो जो तीन मैंने कंपनीज के नाम लिए, अगर उनका एक्ट और अपना कंपनीज एक्ट अगर दोनों में घमासान युद्ध हुआ तो प्रिवेल कौन करेगा, उनका एक्ट प्रिवेल करेगा। चौथा हमने देखा स्पेशल एक्ट से गवर्न की हुई कंपनीज जैसे LIC हो गया। पांचवा हमने क्या देखा, आखिरी वाला हमने क्या देखा कि कोई भी नोटिफिकेशन द्वारा अगर बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी इसको फॉलो करना है, तो वैसे सिचुएशन में वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए
मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बिल्कुल, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे फीचर्स ऑफ द कंपनी, ओके, द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिए, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ले ये क्वेश्चन और आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, इसको मार्क करके रख लीजिए साहब, है ना, कुछ भी हो सकता है। इंस्टीट्यूट का दिमाग फिर गया तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकती है, या इंस्टीट्यूट इसमें ना केस स्टडी भी बनती है। मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे ना, मैं आपको हर एक चीज डिटेल में समझाऊंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए चलिए चालू करते हैं हम लोग। कौन सा? फीचर्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहला क्या बोल रहा हूं मैं? फीचर्स ऑफ द कंपनी। फीचर्स ऑफ कंपनी हम देखने जा रहे हैं। फीचर्स ऑफ कंपनी में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है सेपरेट लीगल एंटिटी का। क्या बोला मैंने? सबसे पहला पार्ट क्या आता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है? चलिए ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, पहले आपको समझा देता हूँ कंसेप्ट का मतलब क्या है, ठीक है। मुझे थोड़ी जगह लगेगी, ये ना डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। आपने लिख लिया होगा ये सब चीज़ें, है ना? नहीं लिखाऊंगा तो जो लेक्चर्स आप देख रहे हो थोड़ा बैक करके लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए देखो, हाँ ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। क्या होता है जब कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट करते हो ना, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो कंपनी को वेरियस ई फॉर्म्स फाइल करना पड़ता है एमसीए के साइट पे। आजकल तो हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जब आप वेरियस रिस्पेक्टिव फॉर्म्स आप भर देते हो, आप रिस्पेक्टिव फॉर्म डाल देते हो ना, तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे ई फाइलिंग किया था और इस डेट पे, और क्या बोल रहा हूँ मैं, इस डेट पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला। क्या मिला? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इस डेट से क्या हो जाता है? इस डेट से क्या होने वाला है? हमारी कंपनी जो है, हमारी कंपनी बन जाती है सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस ले लेती है। मतलब क्या? मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। जैसे देखो, आईजी, ठीक है, आईजी, मैं खुद का एग्जांपल ले रहा हूं, इंद्रेश गांधी, आईजी मेरे इनिशियल्स, ठीक है, आईजी। क्या होता है कि अपन है ना, मैं सोचता हूँ यार अपने को है ना बहुत बड़ा काम करना है, तहस महस मचाना है, पूरे दुनिया में राज करना है, तो एक काम करते हैं, कंपनी बनाते हैं और उसके बाद अपन बढ़िया दुनिया भर में जो चाहे वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मेरे को अपने टीचिंग को एकदम नेक्स्ट लेवल ले जाने का, अपने को पूरे इंटरनेशनल बनाना है अपने टीचिंग को, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना अपने को एक कंपनी खोल दिया जाए, एक कंपनी खोल लेता हूँ तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, थोड़ा एक सेपरेट लीगल एंटिटी टाइप का मेरे माइंड में था। पर ये क्या होता है मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो, आईजी लिमिटेड, आईजी, मैं गया आईजी लिमिटेड बनाने के लिए। क्या? आईजी प्राइवेट लिमिटेड या आईजी लिमिटेड, मान लीजिए पब्लिक कंपनी खोलता है ना यार, क्या प्रॉब्लम जाता है? बाद में मैं समझा तो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कब लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए मैं आपको सब बाद में बताता हूँ। अभी सिर्फ ध्यान में रखिए आईजी लिमिटेड करके कंपनी बनाने जा रहे हैं अपन, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स है ना, रिस्पेक्टिव जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मैंने फाइल कर दिए और इस डेट पे आ गया मेरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आईजी लिमिटेड का। अब क्या हो गया? अब ध्यान से सुनना, अब क्या हो गया कि आईजी एक अलग पर्सनालिटी है और आईजी लिमिटेड एक अलग पर्सनालिटी है। मतलब क्या? अब आईजी खुद के नाम पे प्रॉपर्टीज ले सकता है क्या? बिल्कुल ले सकता है। खुद के नाम पे बैंक अकाउंट रख सकता है क्या? बिल्कुल ले सकता है। खुद के अकाउंट में गाड़ी घोड़े बंगले कुछ ले सकता है क्या? बिल्कुल ले सकता है, हर चीज ले सकता है। लेकिन क्या आईजी लिमिटेड भी खुद के नाम से ये सब चीजें ले सकती है? घर गाड़ी घोड़ा बंगला दुकान वगैरह ये सब ले सकती है क्या? बिल्कुल ले सकती है। यही तो है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या? आपको एक ऐसा मान लिया जाएगा आपकी कंपनी, मतलब क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी का कहने का मतलब क्या है? ये जो कंपनी है ना, कंपनी को हम लोग ऐसा दर्जा मानेंगे कि जैसे ये एक इंडिविजुअल हो। इंडिविजुअल हो मतलब क्या? हाँ, माना कि उसकी सांसें नहीं चलती है लेकिन उसके अंदर वो सारी खूबियां है जो इंडिविजुअल के अंदर होती है। मतलब क्या? वो खुद के नाम पे प्रॉपर्टीज भी ले सकता है, वो खुद के नाम पे बैंक ले सकता, बैंक का अकाउंट खुलवा सकता है, उसको हम स्यू कर सकते हैं, वो हमको स्यू कर सकता है। मतलब क्या? आईजी लिमिटेड को आप स्यू कर सकते हो, मतलब आईजी लिमिटेड पे आप केस ठोक सकते हो, आईजी लिमिटेड आपके ऊपर केस ठोक सकता है, हर चीज हो सकती है। इसी को तो कहते हैं भैया, इसी को क्या कहते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। चलो चलिए आइए ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। इसको चलो, इसको थोड़ा है ना आप लिख के रख लीजिएगा, ये जो मैंने आपको लिखा है इसको थोड़ा फट से लिख के रख लो। चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट बोल रहा हूँ, अब पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है।
इट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्राइकिंग फीचर तो है ना, हम तो स्ट्राइकिंग मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीज जिनसे आपको एकदम ऐसा आप एकदम शॉक हो जाए, अरे ऐसा क्या हो गया, ठीक है, तो वो होता है स्ट्राइकिंग फीचर। उसके बाद चलिए, when the company is registered it is clothed with the legal personality, it comes to have almost same rights and power of human being। मैंने आपको बताया ना, वो खुद के नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह ले सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली बस उसकी शादी नहीं हो सकती है और वो अपना सांस वास भी नहीं ले सकता है, ठीक है ना। चलिए, सांस मतलब वो ब्रीदिंग वाली, हाँ वो सांस तो वैसे भी नहीं, हाँ चलो, सेम राइट्स एंड पावर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। चलो, और उसके बाद क्या बोल रहा था मैं, हाँ, its existence is distinct and separate from that of its members। मतलब क्या, members अलग, कंपनी अलग, ध्यान रखना, members अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर अलग, कंपनी अलग, सब एम्प्लॉयज भी अलग, डायरेक्टर अपनी कंपनी भी अलग, ठीक है। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग। फिर अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, कैन own property, have bank account, raise laws, incurs liability and can enter into the contracts। उसके बाद it is at the law a person is different altogether। क्या बोल दिया यहाँ पे, a person is different altogether, हम ये पर्सन ही अलग हो गया, IG अलग है, IG लिमिटेड अलग है। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या बोला, ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल, ठीक है। It is at the law a different person altogether from the subscribers to the memorandum of association। subscribers to the memorandum कौन होते हैं, वो members बनते हैं, जो भी subscribers to the memorandum होते हैं ना, वो members बनते हैं कल चल के, मतलब members अलग, और हमने वो देख ही लिया है ऊपर, ठीक है। Its personality is distinct and separate from the personality to those who compose it। मतलब किसकी बात कर रहा है वो, जिसने भी उनको जन्म दिया है, बेसिकली वो बात कर रहा है ओनर्स की ही बात कर रहा है वो, और किसी की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। हो सकता है, देखो ओनर्स अलग हो सकते हैं और प्रमोटर, बेसिकली ये ना, सॉरी मैं आपको थोड़ा गलत बोल दिया, ये प्रमोटर की बात कर रहा है यहाँ पे। प्रमोटर मतलब क्या, जिसके दिमाग में आइडिया आता है। जैसे मान लीजिए अब मैं IG लिमिटेड का माइंड में किसके दिमाग, मतलब किसके दिमाग में आइडिया है कि IG लिमिटेड बनाना है, मेरे दिमाग में, तो मैं प्रमोटर हुआ। अब कल चल के मैं IG लिमिटेड के शेयर्स है ना, मैं किसी और को बेच देता हूँ, मान लीजिए आशुतोष करके उसको बेच देता हूँ, ठीक है। अब उसको मैंने बेच दिया, तो ऐसी सिचुएशन में अब ओनर वो हो गया, लेकिन प्रमोटर तो मैं था ना, प्रमोटर तो मैं ही रहूंगा उसका, क्योंकि आइडिया तो मेरे ही दिमाग में आया था, उसके दिमाग में तो आया नहीं था। प्रमोटर मैं रहूंगा, ओनर वो रहेगा, मेंबर वो रहेगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद even the members can contract with the company, acquire right against it and incur liability to it। for the debts of the company only its creditors can sue and not its members। debts of the company के लिए only its creditors can sue and not its members। a company is capable of owning, enjoying, disposing property। ये पूरा पॉइंट बहुत अच्छा है, क्या, a company is capable of enjoying, disposing property in its own name, although the capital and the assets contributed by the shareholders of the company becomes the owner of the capital assets। the shareholders are not private and joint owners of the are not private and joint owners of the company's property। ठीक है, शेयर होल्डर्स ओनर नहीं बनते हैं प्रॉपर्टी के, वो सिर्फ एक मेंबर है, ठीक है, उनका एक राइट है पर्टिकुलर चीजों में। आगे हम लोग देखेंगे, आगे वेरियस टाइप्स ऑफ जब शेयर कैपिटल आएगा ना, तो उसमें सारे राइट्स मिल जाएंगे, किसके कैसे राइट्स होते हैं करके। आप सिर्फ अभी एब्जॉर्व करते जाइए, धीरे धीरे जो अभी आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको सब समझ में आता जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता हुआ, क्या, a member does not have insurable interest in the property of the company। does not have insurable interest in the property of the company मतलब क्या, आपको चलिए यहाँ पे एग्जांपल, ये देखो एक लीडिंग केस लॉ है, मरुका वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आपको ये केस लॉ याद करना है, ध्यान रखना, क्या करना है आपको, ये केस लॉ याद रखना है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का जब मैं केस लॉ बोलूंगा ना, अब मैं ऐसा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डज मेंबर हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, तो आपको लिखना पड़ेगा नो, member does not have insurable interest in the property of the company। और केस लॉ क्या लिखोगे, ये मेरा उरा करके ऐसा कुछ, तो मेकाउरा, हाँ मेकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आप कुछ भी प्रोनाउंस करो, आपको बस कंपनी का नाम याद रहना चाहिए, इतना ध्यान में रख लेना। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मेकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। चलिए, अब इस केस में क्या होता है, हम लोग, मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग के माध्यम से समझाता हूँ इस केस में हुआ क्या था, अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको, है ना। चलिए देखिए, ये जो है ना मैकाउरा करके, ये एम मान लीजिए एम करके है, ठीक है, इतना एम करके, ठीक है। अब एम ने ना एक कंपनी बनाया है, एम ने क्या किया है, एक कंपनी बनाया है,
नहीं रहा है, कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको दूसरे जगह लेके जाता हूँ। चलिए हाँ, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ तो बढ़िया आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए एम मैकाउरा जो है ना वो नाम, वो उसका। ठीक है, अब एम जो है ना, एम की एक कंपनी है, एम मान लीजिए एम लिमिटेड करके, एम की एक कंपनी है। ठीक है, एम एक रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल है, उसी की कंपनी है, उसके इसमें शेयर है 99% के उसके पास शेयर्स है इसमें। ठीक है, एम लिमिटेड में। अब क्या होता है, जो एम लिमिटेड में, एम लिमिटेड एक टिंडर अपनी क्या बोलते तो टिम्बर कंपनी है। ठीक है, एक टिम्बर कंपनी है। और अब क्या होता है, ये जो टिम्बर कंपनी है ना, ये टिम्बर कंपनी आपको क्या होता है बताओ क्या आपको, ये जो टिम्बर कंपनी, ऑब्वियस सी बात है टिम्बर कंपनी है तो ट्रेड करती है टिम्बर में। टिम्बर मतलब एक टाइप का वुड होता है, तो मैं वुड ही बोलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वुड कंपनी जो है ये है ना, तो इनसे क्या करती है यहाँ पे, ये क्या करता है एम, मतलब ये जो जिससे खरीदती है ना, जो सप्लायर है इसका टिम्बर का, वो कौन है, एम ही है। एम क्या करता है, इसको सप्लाई करता है और इससे पैसे लेता है, इसको सप्लाई करता है, इससे पैसे लेता है। अब क्या हुआ, एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके केस में क्या हुआ कि एम ने सप्लाई करना था एम लिमिटेड को, तो एम ने क्या किया, जो टिम्बर है ना, एम ने सोचा यार मेरी तो कंपनी है, टिम्बर को मैं अपने नाम पे ही होल्ड करके रख लेता हूँ। और क्या हुआ, एम लिमिटेड का तो इंश्योरेंस था ही, उनका तो स्टॉक इंश्योरेंस रहता ही है। अब एम लिमिटेड के इसमें स्टॉक इंश्योरेंस दिख रहा था। अब एम ने क्या किया, यहाँ पे एम ने टिम्बर को अपने पास होल्ड करके रखना। अब क्या होगा, अब लग गई भैया आग, अब क्या हो गया भैया, आग लग गई। आग लग गई, और पूरा के पूरा जो टिम्बर है ना, पूरा के पूरा जो टिम्बर है जल के पूरा काला काला हो गया। देखो पूरा टिम्बर पूरा काला काला हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में आप ही सोचो, ऐसे सिचुएशन में एम क्या करता है, एम ने, अब ये जो एम लिमिटेड का जो यहाँ पे ये था ना इंश्योरेंस निकला हुआ, एम जाता है दौड़ा दौड़ा भागा 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 दौड़ा दौड़ा, एम जाता है किसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी को बोलता है देखो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि कल चल के कोई भी अनसर्टेनिटी आती है मेरे स्टॉक के ऊपर तो आप लोग मुझे पैसा दोगे। अगर मेरा स्टॉक किसी प्रकार से चोरी होता है, जलता है, भूकंप में ये चले जाता है, खराब हो जाता है, तो आप लोग की जिम्मेदारी है मुझे पैसा देने की। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है एक मिनट ठहर जा, हमारा कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि अगर आप कोई क्या बोलता है वहां पे कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है उसको उसका एक फीचर होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का। माना कि आप 99% स्टेक हो, माना कि आप मेंबर हो, माना कि आप शेयर होल्डर हो, माना कि आप शेयर होल्डर हो एम लिमिटेड, लेकिन एम लिमिटेड अलग है और एम अलग है। आप और एम लिमिटेड आपकी कंपनी जो है ना वो अलग अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने स्टॉक इंश्योरेंस निकाला होता तो आपको पैसा मिलेगा। उस कंपनी का इंश्योरेंस है ना, उस कंपनी के पास तो स्टॉक था ही नहीं, स्टॉक तो आपके पास ही पड़ा था ना। कंपनी के पास स्टॉक था क्या, नहीं था। एम के पास ही देखो ना, एम के पास ही दिख रहा है मुझे तो, अभी भी देखो 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 देखो, एम के पास ही दिख रहा है मुझे, एम के पास ही तो पड़ा है टिम्बर अभी भी। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखो, ऐसे सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, ऐसे सिचुएशन में आपको इंश्योरेंस मिलेगा क्या, आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा बच्चों, नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए हाँ, तो ये वाला था कौन सा केस लो हमने देखा, कौन सा, मेरुका वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925 का केस लॉ है जो ये बात प्रूव करता है। देखो ये चीज जो लिखा है ना, ये वही चीज लिखा है कि ये क्या है करके, ये पूरा वही चीज लिखा है, आप लोग अच्छे से इसको घर पे पढ़ लीजिएगा। और दूसरा एक और केस लॉ है ली वर्सेस ली, ये आगे कल्चर मतलब आगे आने वाला है ये वाला केस लॉ। ठीक है, चलिए दूसरा आता है कौन सा बोला मैंने, परपेचुअल सक्सेशन। पहला हमने क्या देखा, आर्टिफिशियल पर्सन, पहला हमने क्या आर्टिफिशियल पर्सन ही था ना, नहीं सॉरी सेपरेट लीगल एंटिटी था, पहला क्या था सेपरेट लीगल एंटिटी। अब दूसरा क्या आ रहा है, परपेचुअल सक्सेशन। दूसरा क्या आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या हो सकता है, कंपनी में मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी इज गो ऑन फॉर एवर। आपने एक कंसेप्ट देखा है अकाउंट्स में, आपको याद आना चाहिए 11th-12th में आपने कंसेप्ट का नाम सुना है गोइंग कंसर्न करके। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है कि हम लोग फोरकास्ट करेंगे कि हमारी जो कंपनी है वो आने वाले सालों में चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, जब तक है जहाँ कंपनी चलती रहेंगी हमारी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन, बस यही तो सिचुएशन बात करता है किसकी, परपेचुअल सक्सेशन की। परपेचुअल सक्सेशन क्या बोलता है, देखिए परपेचुअल सक्सेशन क्या बोलता है, हो सकता है कई सारे मेंबर्स आएंगे या जाएंगे, आएंगे भी और जाएंगे भी, लेकिन आपकी कंपनी है वो चलती जाएंगी। आपको एक बहुत ही खास एग्जांपल देखो, एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने जो लिख के रखा ना उसके नीचे आपको एक एग्जांपल लिखना है।
देखो बताता हूँ मैं, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, बहुत भारी कंपनी है, बहुत ही तगड़ी कंपनी, इंडिया की अभी सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो है रिलायंस लिमिटेड। आपको पता है क्या रिलायंस लिमिटेड की शुरुआत किसने की थी? जी हाँ, सही बोला आपने, धीरू भाई अंबानी ने। ठीक है, फिर क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद अब मुझे एक बात बताओ, इनकी जो डेथ हुई उसके बाद क्या रिलायंस कंपनी बंद हो गई क्या? रिलायंस कंपनी बंद हुई क्या? जी नहीं साहब, रिलायंस कंपनी तो चल रही है, अभी भी चल रही है। उनके जो दो बेटे हैं, कौन, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, उनके बीच में बंटवारा हुआ और वो अभी भी कंपनी रिलायंस को चला रहे, जो भी उनके पास थी। तो अभी भी रिलायंस कंपनी तो चल ही रही है, इनसे बंद थोड़ी हुई है, अभी भी चल ही रही है। तो बस इसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। मतलब क्या, मेंबर्स में कम एंड गो, मेंबर्स में कम एंड गो, बट द कंपनीज गोज ऑन फॉर एवर। आप यहाँ पे लिख सकते हो रिलायंस, रिलायंस करके आप लिख सकते हो वहां पे रिलायंस लिमिटेड, लिख के रखिए वहां पे रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लेड बाय धीरू भाई अंबानी। ठीक है, लिख लीजिए इसको फट से, रिलायंस लिमिटेड लेड बाय धीरू भाई अंबानी। चलो इसको पढ़ता हूं मैं। Members may die, but the companies goes on till wound up on the ground specified. The shares of the company may change the hands infinitely. The shares of the company may change the hands infinitely. But that does not affect the existence of the company. Since the company is an artificial person created by law, law alone can bring an end to its life. Its existence is not affected by the death or insolvency of the members. समझ गए? जैसे देखो, हो सकता है अब मान लीजिए, देखो आईजी लिमिटेड, मैंने आपको बोला ना, अपना अपना ये एग्जांपल बहुत खास रहेगा। ठीक है, आईजी लिमिटेड में क्या बोला मैंने, आईजी के पास शेयर्स है, उसने आशुतोष करके उसको बेच दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये शेयर्स बेचने के बाद क्या कंपनी खत्म हो गई क्या आपकी? जी नहीं, कंपनी चली रही है। बस इसी को तो कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स के हैंड्स चेंज होते जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कंपनी बंद हो चुकी है या खत्म हो गई है। उसके बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी का तीसरा फीचर। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या बोलता है? लिमिटेड लाइबिलिटी बोलता है कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं ना हमारे कंपनी के, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट अनपेड बाय देम। जैसे देखो क्या होता है, आपने क्या किया है, जो टाटा कंपनी है ना, आपने उसके शेयर्स लिया है। ठीक है, टाटा कंपनी ने क्या किया, 100 शेयर्स मार्केट में लाया है 10-10 रुपए के। अब क्या हुआ, जब ये 10 रुपए के शेयर्स मार्केट में लाया और अलॉट करते समय टाटा ने, आपने कैश पे कर दिया, आपने जो कैश पे किया वो 5 रुपए का कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्या बुरे से बुरी हालत में अगर टाटा कंपनी बंद भी हो जाती है ना अगर टाटा कंपनी बंद भी हो जाती है ना, तो वो मैक्सिमम आपसे कितने रुपीस मंगवा सकती है? मैक्सिमम 5 रुपए मंगवा सकती है। मतलब क्या, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी कॉल्ड इज 5। ठीक है, ये 10 रुपए का शेयर था, 5 उन्होंने ऑलरेडी बुला लिए थे, तो वो मैक्सिमम अमाउंट 5 ही बुला सकती है वो 100 शेयर्स में। मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट, अगर रुपीस की बात करो टोटल, तो 500 से ऊपर वो 1 रुपए भी आपसे नहीं बुलवा सकती। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा, ये भी एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है। कौन सा? लिमिटेड लाइबिलिटी का। देखिए, इन केस ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी, डेब्ट्स ऑफ कंपनी टोटलिटी डू नॉट बिकम द डेब्ट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। क्या बोला? डेब्ट्स ऑफ द कंपनी इन टोटलिटी डू नॉट बिकम द डेब्ट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। The liability of the members of the company is limited to the extent of the nominal value. limited extent of the nominal value of shares held by them. मतलब क्या बोल रहा है? नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या? फेस वैल्यू। जैसे हमारे एग्जाम्पल में फेस वैल्यू क्या थी? 10 रुपए। मैक्सिमम कंपनी आपसे 10 रुपए के ऊपर नहीं मंगवा सकती। ठीक है, उसके बाद in no case can the shareholders be asked to pay anything more than the unpaid value on their shares. ठीक है,
अनपेड वैल्यू से ज्यादा आपको नहीं मंगवा सकते। उसके बाद इन केस द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी द मेंबर्स आर लायबल ओनली टू एक्सटेंड अमाउंटेड गारंटी बाय द, अगर कोई गारंटी वाली कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर्स ने गारंटी दिया है तो जितने की गारंटी दिया है मैक्सिमम उतना ही अमाउंट हम लोग मंगवा सकते हैं, उसके ऊपर हम मंगवा नहीं सकते। हाउएवर इफ एन अनलिमिटेड कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड, ठीक है, इसमें भी एक प्रकार से लिमिटेड होता है, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे लिमिटेड होगा फिर, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन आ जाइए। देखो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब क्या होता है, हमने एक वो कंसेप्ट देखा ना सेपरेट लीगल एंटिटी वाला। ऑब्वियस सी बात है अगर कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है तो क्या होंगी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, खुद के नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकती है, लोन्स ले सकती है, हर चीज तो कर सकती है यार कंपनी, हर चीज कर सकती है, बस चल फिर नहीं सकती। तो उसको चलाने के लिए एक एजेंट टाइप हमारे अपॉइंट होता है, कौन, डायरेक्टर्स करके। जो डायरेक्टर्स सम ह्यूमन एजेंसी रिलेशनशिप टाइप होती है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स मतलब बेसिकली वो मैनेजमेंट का फॉर्म पार्ट करते हैं, मैनेजमेंट ही तो चलाते हैं कंपनी को, चलाता कौन है आखिर, मैनेजमेंट ही तो चलाती है इसको, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा मैंने, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by the process other than the natural birth. It's legal and judicial as it is created by law. It is a person since it is clothed with all right of an individual. उसके बाद सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सेकंड पॉइंट देखो, further company can be separate legal entity, can own house, have bank account, raise loan, same पुराने वाली, having enter into the contracts, even the members can contract with the company, acquire right against it or incur liability to it. It can sue and be sued in on his own name. मतलब IG लिमिटेड खुद sue भी कर सकता है लोगों को और खुद के नाम पे भी, खुद के नाम पे भी, मतलब वो खुद भी स्यू हो सकता है और दूसरों को भी स्यू कर सकता है। स्यू मतलब केस ठोक सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इट कैन, हाँ, it can do everything which a natural person can do except can be sent to jail, take an oath, marry or practice a learned profession। क्या फालतू बात की है इन्होंने। नेक्स्ट उसके बाद hence it is the legal person in his own sense, हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो एक अपने आप में एक लीगल पर्सन है करके, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, as the company's artificial person it can act only through some human agency, that is directors. Directors cannot control the affairs of the company and act as its agency. Agency type act करते हैं कौन, हमारे directors, agents type, but they are not agent। देखो एजेंसी का रिलेशनशिप होना और एजेंट होना दोनों में अलग है। जब एजेंट होता है ना तो एक आपको क्या बोल सकता हूं मैं, अगर देखो आपने देखा होगा ना यार बहुत से दुकानदार के एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स होते हैं मतलब क्या, जो ये मान लीजिए देखो इट इज ए लिमिटेड, राजूलाल नमकीन वाला है, ठीक है, एक राजूलाल नमकीन वाला करके उसका एक एजेंट है मान लीजिए रामू काका करके। अब वो रामू काका जितने भी नमकीन पैकेट बेचेंगे ना उस एजेंट, तो उसको एक पर्टिकुलर कमीशन मिलेगा, किससे, ये हमारे जो भी हमारे जो है ना नमकीन वाले, राजू काका नमकीन वाले, उनसे उनको क्या मिलेगा, एक कमीशन मिलेगा, एक अमाउंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर्स के लिए कोई कमीशन या कुछ मिलता है क्या, नहीं, इनको रेम्यूनरेशन, माना वो एजेंसी टाइप रिलेशन, वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं मानते हैं, लेकिन उनको मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको यहाँ पे हम लोग एजेंट ट्रीट नहीं करेंगे, एजेंसी रिलेशनशिप होगा, एजेंट ट्रीट नहीं करेंगे, उनके रेम्यूनरेशन दिया जाएगा उनको रिस्पेक्टिव ऑन द बेस्ड ऑन प्रॉफिट रेम्यूनरेशन होता है। ऐसे कंपनीज, देयरफॉर द कंपनी इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। चलिए नेक्स्ट आती है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब क्या, अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला ना कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है करके सब कुछ कर सकती है, यहाँ पे कंपनी अब एंटर तो कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है तो आपको लगता नहीं क्या, कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है तो कंपनी को साइन भी तो करना पड़ेगा, पर कंपनी तो साइन कर ही नहीं सकती, कंपनी नेशनल पर्सन थोड़ी है। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी के साइन को, कंपनी के स्टैम्प को, या कंपनी, जब मैं बोलूंगा कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है तो कंपनी किस हिसाब से एक्सेप्ट करेंगी उसको हम लोग वो कॉमन सील के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे। कॉमन सील बेसिकली क्या होता है, एक स्टैम्प होता है कंपनी का जो कंफर्मेशन, मान लीजिए कंपनी जो अगर कंपनी नेचुरल पर्सन होती है और वो साइन मारती थी, उसी प्रकार से कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो मान लेंगे हम लोग कि कॉमन सील मतलब उन्होंने क्या मारा है, साइन किया है करके कंपनी ने, ठीक है। देखिए कॉमन सील इज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी, ऑफिशियल which is affixed by the officer and employees of the company in every document. The common seal is used by the corporation symbol of the ये
हाउएवर द कंपनीज, देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है हाउएवर, हाउएवर मतलब क्या, जब विपरीत परिस्थिति में यूज होता है हाउएवर, मतलब क्या, ऊपर की जो चीज बोली ना उसको जब मुझे नेगेट करना है तो मैं यूज करूंगा वर्ड हाउएवर। जैसे देखो मैं तुम्हारे साथ यार, आप मुझे पूछते हो सर मूवी चलोगे क्या, मैं बोलूंगा मैं तुम्हारे साथ मूवी तो चलना चाहता हूँ यार, लेकिन लेकिन मतलब हाउएवर, हाउएवर मेरा ऑलरेडी दूसरे के साथ प्लान बना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग हाउएवर को यूज करते हैं। चलिए, however the company's amendment act 2015 had made a common seal optional, क्या बोल दिया भैया, क्या बोल दिया इन्होंने, कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया है बाय ओमिटिंग द वर्ड्स एंड कॉमन सील। जो मेन जो है ना सेक्शन 9 की जो डेफिनेशन है उसमें से कॉमन सील को ही हटा दिया इन्होंने। मतलब आपको लगता है तो भैया कॉमन सील मारो, नहीं तो मत मारो, उसके लिए हम लोग अल्टरनेटिव्स देंगे, ठीक है। दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट द डॉक्यूमेंट व्हिच नीड्स टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय द कॉमन सील विल बी रिक्वायर्ड टू बी डन सो इफ द कंपनी ऑप्ट्स टू हैव कॉमन सील। देखो मतलब क्या बोला, देखो यहाँ पे एक चार्ट बनाना मेरे साथ साथ। कंपनी को है ना कोई तो भी एक डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना है। अब इस डॉक्यूमेंट को जब मैं ऑथेंटिकेट करने जाऊंगा ना तो ऑब्वियस सी बात है दो चीज होंगी, आपके पास कॉमन सील है तो बहुत बढ़िया बात है, उससे ही ऑथेंटिकेट कर लो, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। आपके पास कॉमन सील नहीं है, ठीक है, आपके पास कॉमन सील नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में आप करोगे क्या, जब आपके पास कॉमन सील है तो बहुत अच्छी बात है, जब आपके पास कॉमन सील नहीं है तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को साइन करना होगा कितने लोगों द्वारा, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को साइन करना होगा 2 लोगों द्वारा। कौन कौन, एक तो 2 डायरेक्टर्स या एक सीएस और एक डायरेक्टर, ठीक है। सीएस कब, जब सीएस अपॉइंटेड होगा तो सीएस करेगा, लेकिन सीएस अपॉइंटेड नहीं होगा। सीएस की रिक्वायरमेंट्स होती है कि कंपनी इसको कब कब अपने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ता है, उसकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जब वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी तो सीएस अपॉइंटेड रहेगा। सीएस अगर अपॉइंटेड है तो सीएस साइन करेगा और उसके साथ साथ डायरेक्टर साइन करेगा, लेकिन अगर सीएस नहीं है तो 2 डायरेक्टर को साइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको है ना, इसको अच्छे से आप लोग ये चार्ट, यहाँ पे मैंने उसी के लिए जगह छोड़ा था, आप लोग चार्ट बना लीजिए फट से उसके जगह। चलिए टाइम नहीं है, बहुत अच्छा हो जाएगा। फट से बना लीजिए इस चार्ट को। ये जितना भी पोर्शन है ना ये वाला, मैंने ये यहाँ पे चार्ट के थ्रू आपको बता दिया है। मतलब क्या बेसिकली इन्होंने क्या बोला, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना है, आपके पास कॉमन सील है तो उससे कर लो, आपके पास कॉमन सील नहीं है और आपने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है तो कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर मिलके उसको साइन कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं है तो 2 डायरेक्टर मिलके उसको साइन कर सकते हैं साहब, ठीक है, जयराम जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए हमारे फीचर्स होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। अब इस फीचर्स के लिए मैं ना आपको एक शॉर्ट फॉर्म देना चाहूँगा। टोटल कितने 5 फीचर्स है, टोटल कितने 5 फीचर्स। 5 फीचर्स के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म क्या दूंगा आपको पता है क्या, यहाँ पे लिख के रख लीजिए। शॉर्ट फॉर्म होगा आपका, शॉर्ट फॉर्म होगा आपका क्लैप्स। जैसे ही आपने, जैसे ही मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही आपने कंपनी को देखा आप लोग बजाना चालू कर दोगे। आपने कंपनी को देखा आप लोग तालियां बजाओगे। तालियां क्यों बजाओगे, क्योंकि आपको उसके फीचर्स दिख रहे हैं। फीचर्स दिख रहे हैं मतलब सी से देखो, सी से क्या कॉमन सील, एल से एल से एल से एल से बता देता हूँ, आप सब चीजें बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एल से लिमिटेड लाइबिलिटी हो गया आपका। ए से आपका क्या होगा, ए से ऑब्वियस सी बात है आपका, देखो
सी से आपका कॉमन सील हुआ, एल से आपका क्या हुआ लिमिटेड लाइबिलिटी, ए से हुआ आर्टिफिशियल पर्सन, ए से हुआ आर्टिफिशियल पर्सन, पी से हुआ परपेचुअल सक्सेशन और एस से हुआ सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे आपके होते हैं टोटल पांच के पांच आपके पूरे होते हैं कंप्लीट फीचर्स। अब फीचर्स कंप्लीट होने के बाद जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे डेफिनेशन प्रोफेसर हैने की। प्रोफेसर हैने क्या बोला था देखो ध्यान से पढ़ेंगे। प्रोफेसर हैने सेड दैट अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, हम लोग जानते हैं मतलब इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब क्या, एसोसिएशन मतलब क्या, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल आके एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट खड़ा करता है और उसके थ्रू बिजनेस रन करता है, तो हम बोलेंगे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ठीक है। विच इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हमने देखा आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हमने देखा ना आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। बेसिकली क्या किया, सारे फीचर्स को कंबाइन करके प्रोफेसर हैने ने डेफिनेशन बढ़ा दिया। बड़ा ही शाना निकला रे प्रोफेसर हैने, लेकिन चीफ जस्टिस मार्शल की भी डेफिनेशन बहुत अच्छी बताई गई है। चलिए देखते हैं चीफ जस्टिस मार्शल की क्या डेफिनेशन है। A corporation is an artificial being invisible. A corporation is an artificial, corporation मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंपनी की बात कर रहा है बेसिकली। ये क्या बोल रहा है, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल बीइंग, बेसिकली आर्टिफिशियल, हमने देखा ना आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शन पर्सन, इनविजिबल भी है मतलब ऑन पेपर्स है, देन इनटेंजिबल एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, being a mere creation of law, it possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as an accidental to its very existence, ठीक है। चलिए ये डेफिनेशन मैं आपको अगर बताऊं तो इतनी काम की नहीं है जितनी की डेफिनेशन इस ये काम की, ये इतना, इसको सी कैटेगरी में रख देना थोड़ा, है ना। चलिए इसको सी कैटेगरी में रख देना और इसको मार्क कर लेना। चलिए ओके क्लास, चलो अब मैं आपको समअप करने जा रहा हूँ हमारा ये जो हमने अभी तक ये चैप्टर जो देखा अभी तक वो क्या क्या है, और यहाँ पे मैं आपका पहला लेक्चर जो है वो यही तक आज रखूंगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, टोटल कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शंस है, टोटल 470 सेक्शंस है। पूरे कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस है और कितने शेड्यूल्स है, 7 शेड्यूल्स है, जिसको डिवाइड किया गया है कितने चैप्टर्स, 29 चैप्टर्स में, ठीक है। यहाँ पे पर्पस क्या है, पर्पस हमारे कंपनीज एक्ट 2013 का क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, सिंप्लीफाई रेगुलेशन है, स्ट्रेंथन द माइनॉरिटी इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन करना है और विसल ब्लोअर मैकेनिज्म को ये बढ़ावा देने का ये है। फिर हमने देखा सेक्शन 220 सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी की डेफिनेशन बताता है, मतलब क्या क्या, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ करके। फिर हमने प्रोफेसर हैनी की डेफिनेशन देखा जिसमें उसने क्या कर दिया, सारे फीचर्स को क्लब कर दिया। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, एप्लीकेबल किस किस को होता है, सेक्शन 1 बोलता है होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल होता है, लेकिन होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल तो हो गया, फिर किसको इसको एप्लीकेबल, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनीज लॉ। दूसरा हमने क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा हमने क्या बोला, बैंकिंग कंपनी, चौथा हमने बोला इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। 2, 3 और 4 में जो कंपनीज है अगर उनका रिस्पेक्टिव एक्ट और हमारा कंपनीज एक्ट अगर दोनों में झगड़ा हो जाता है या दोनों में मारधाड़ होती है तो प्रिवेल कौन करेगा, उनका एक्ट प्रिवेल करने वाला है। फिर हमने चौथा देखा, क्या देखा, स्पेशल एक्ट से, जैसे LIC वगैरह हो गई वो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है तो चल जाएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कंपनी है तो चल जाएगा। उसके बाद हम लोग फीचर्स ऑफ द कंपनी देखे थे, सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या, मेंबर्स अलग कंपनी अलग, मेंबर्स अलग कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, मैनेजमेंट अलग, कंपनी अलग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ या ये लास्ट वाला, अ कंपनी कैन इज कैपेबल ऑफ ओइंग एंजॉइंग एंड डिस्पोज owing enjoying property in its own name through the capital assets and contributed by the shareholders करके उसके हिस्से वो कर सकती है, वो उसमें हिस्सा ले सकती है, ठीक है। लेकिन फिर हमने देखा था मेंबर्स का क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है क्या प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी में, बिल्कुल नहीं। हमने इसके लिए एक फेमस केस लॉ देखा था, क्या बोला, मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मेरे साथ रिपीट करेंगे सब लोग, मैकाउरा बोलो, मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 3 बार बोलो, मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 3 बार, मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आपको केस लॉ मैंने अच्छे से समझाया था डायग्राम बना के। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन क्या बोलता है कि कंपनीज मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनीज गोज ऑन फॉरएवर, जैसे हमने रिलायंस का एग्जांपल देखा था। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ लिमिटेड लायबिलिटी क्या बोला था मैंने, यहाँ पे जो लिमिटेड मेंबर्स की जो लायबिलिटी है ना वो एक लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। मान
मान लीजिए नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी है शेयर, उन्होंने 5 रुपए ऑलरेडी मंगा लिया था, या मान लेते हैं ये एग्जाम्पल में 4 रुपए उन्होंने मंगवा लिया, तो अगली बार वो मैक्सिमम कितना मंगवा सकते हैं, सिर्फ 6 रुपए ही मंगवा सकते हैं। 6 से 1 रुपया भी ज्यादा मंगाया तो फटके पड़ेंगे। उसके बाद हमने देखा था आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब क्या, अब सिंस कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ऑब्वियस सी बात है वो खुद चल नहीं सकती है, कुछ दौड़ नहीं सकती है, तो उसको चलाने के लिए डायरेक्टर्स एज ए एजेंसी टाइप काम करते हैं, लेकिन वो एजेंट नहीं होते, सिर्फ एजेंसी टाइप काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कॉमन सील। कॉमन सील अब ऑप्शनल हो चुके हैं। कॉमन सील मतलब कुछ नहीं, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी है। हमने अमेंडमेंट में देखा था अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी को ये करना है, ऑथेंटिकेट करना है, तो ऐसे सिचुएशन में दो चीज हो सकती है, कॉमन सील है तो उससे पर्टिकुलर चीज को ये कर दो, ऑथेंटिकेट कर दो। कॉमन सील नहीं है, कॉमन सील नहीं है, लेकिन अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर चलेगा, अगर वो दोनों भी नहीं है तो 2 डायरेक्टर से आपको काम चलाना पड़ेगा उस कॉमन सील को ठोक के। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपका पहला लेक्चर कंप्लीट होता है हमारा सीए फाउंडेशन लॉ का। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट वेल थ्योरी के बारे में। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके रखिए, मतलब इस चैप्टर इन द सेंस अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको अच्छे से देखो। हम लोग क्या करें, मैं तो आपको क्लास में 100% अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आपकी भी कहीं कहीं जिम्मेदारी की घर पे जो हुआ एटलीस्ट आप गो थ्रू तो करो एक बार यार, देखो तो घर पे जाके कि यार आज हमने पढ़ा क्या है करके, हमको पता तो चले आज हमने पढ़ा क्या है करके। ठीक है, उस चीज को आपको गो थ्रू करना होगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, सी या।